मैं डॉक्टर चंद्रावती जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, एमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हल्द्वानी से हूँ और आज मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इरिक्शन की साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी है उस पर बात करूँगी। इरिक्शन की जो थ्योरी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और कहना चाहिए कि ये एक बहुत बिगेस्ट थ्योरी है और इस थ्योरी को लाइफ स्पैन डेवलपमेंटल थ्योरी भी कहते हैं। सबसे पहले हम इरिक इरिक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इरिक इरिक्शन इज बेस्ट नोन फॉर हिज फेमस थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ द आइडेंटिटी क्राइसिस। इरिक्शन जो है अपनी जो थ्योरी है, जो बहुत फेमस थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट, इसके लिए जाने जाते हैं और जो कंसेप्ट उन्होंने दिया आइडेंटिटी क्राइसिस का जो कंसेप्ट दिया, इसके लिए इरिक्शन बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। Erickson believed that human beings go through psychosocial development in contrast to Freud's psychosexual stages of development. Erickson was interested in how young people acquire a personal identity and how society helps them to shape their personality. यह सिद्धांत अगर हम बात करते हैं, इरिक्शन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जर्मनी में ये पैदा हुए थे। फ्राइड के मनोलैंगिक सिद्धांत में सुधार करके इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत को दिया, साइको सोशल थ्योरी इन्होंने बताई। ये सिद्धांत जो है कुछ प्रमुख तथ्यों पर भी आधारित है। जैसे पहला है, सामान्यतः लोगों में एक ही तरह की मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। पहला सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है। दूसरा यह व्यक्ति में अहम या आत्म इन्हीं अवस्थाओं में अनुक्रिया का रिजल्ट होता है। तीसरी है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में मनोसामाजिक चुनौती, जिसे संकट कहा जाता है, अभी हमने बात की क्राइसिस, मनोसामाजिक जो चुनौती होती है जिसे संकट कहा जाता है, क्राइसिस कहा जाता है, को ये जो है विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। तो हिज थ्योरी इंटीग्रेट्स पर्सनल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। और इनकी जो थ्योरी है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, पर्सनल एस्पेक्ट को, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट को लेकर के चलती है। साइको सोशल, relating to mind, brain, personality and social, which means the external relationships and environment. साइको सोशल जो डेवलपमेंटल थ्योरी है, अगर हम इसको अलग अलग करके समझने की कोशिश करते हैं तो साइको सोशल का साइको से मतलब है कि रिलेटेड टू माइंड, माइंड से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड एंड पर्सनैलिटी से रिलेटेड। और सोशल यहाँ पर है जो सोशल एक्सपीरियंसेस, अनुभव जो बच्चा प्रत्येक स्टेज में प्राप्त करता है और वो अनुभव से कैसे मिलते हैं, एक्सटर्नल रिलेशनशिप से, और जो उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसके साथ इंटरेक्शन से जो भी एक्सपीरियंसेस वो गेन करता है वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, उसके मीन्स उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट में वो सहायक होते हैं। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज आइडेंटिटी। एक्चुअल में यहाँ पर इरिक्शन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी क्या है? They are referring to all of the beliefs, ideals, and values that help shape and guide a person's behavior. Completing this stage successfully leads to fidelity, which Erickson described as an ability to live by society's standard and expectation. Erickson कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे अनुभव वो गेन करता है, सोशल एक्सपीरियंसेस उसको मिलते हैं, वैसे वैसे उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। यानी ह्यूमन का डेवलपमेंट सोशल एक्सपीरियंसेस का जो है उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उनका कहना ये भी है कि लाइफ की हर स्टेज में पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशंस होती है और हर स्टेज एक प्रॉब्लम की स्टेज होती है और वह स्टेज को अगर पार कर लेता है, यानी जो उसकी हर्डल्स उस स्टेज में आती हैं वो सक्सेसफुली अगर उसको पार कर लेता है,
अगर सक्सेसफुली वो स्टेज को पार कर लेता है तो वहाँ पर पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप होता है। अगर वो सक्सेसफुली उस स्टेज को पार नहीं कर पाता है, निगेटिविटी आ जाती है, हर्डल्स आ जाते हैं, हर्डल्स को रिजॉल्व नहीं कर पाता है, तो उसके साथ ही उसके अंदर उसके व्यवहार में निगेटिविटी आ जाती है, उसका निगेटिव व्यवहार का विकास होता है। तो कहने का तात्पर्य आइडेंटिटी मतलब क्या है कि हर स्टेज में जो बिलीफ होते हैं, जो आइडियल्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, ये जो है उसके बच्चे के जो शेप, उसके पर्सनैलिटी के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होते हैं और उसके जो है व्यवहार को ये गाइड करते हैं, ये मीन्स इंस्ट्रक्ट करते हैं, ये एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निर्वाह करते हैं कि ये सही है, ये गलत है। तो इस तरह से अगर वो इसको एक सहायक के रूप में लेकर के चलता है और इसको पूरा कर लेता है तो कहीं ना कहीं उसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है, वो उसकी आइडेंटिटी एक पहचान होती है, उस पहचान के अकॉर्डिंग ही जो है उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर या उसकी एक पहचान समाज में बनती है। आइडेंटिटी क्राइसिस। Have you ever felt confused about your place in life or not quite sure if you really know the real you? अक्सर हमने देखा है आइडेंटिटी क्राइसिस, जब हम यहाँ पर कह रहे हैं पहचान संकट, कह रहे हैं कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं, कि हम कंफ्यूजन में हैं, कि हम कंफ्यूज्ड हैं कि हम हैं क्या, हमारी पहचान क्या है। तो क्या हमने कभी ऐसा अनुभव किया है, ऐसे हम कभी कंफ्यूज्ड हुए हैं कि हमारा प्लेस क्या है लाइफ में, और क्या हम अपने आप को समझ पाए हैं कि हु वी आर, हम कौन है। तो इफ सो, यदि ऐसा है, यू मे बी एक्सपीरियंसिंग एन आइडेंटिटी क्राइसिस। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो दैट मीन्स यू आर लिविंग नॉर्मल लाइफ। इफ इट इज देयर, अगर ऐसा आप फील कर रहे हैं तो दैट मीन्स देयर इज एन आइडेंटिटी क्राइसिस। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस मीन्स यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड, आप बहुत कंफ्यूजन में है। इरिक्शन coined the term identity crisis and believed that it was one of the most important conflicts people face during the developmental process। और इरिक्शन ने इस टर्म को आइडेंटिटी क्राइसिस दिया और उन्होंने विश्वास किया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है लोगों में, और ये जो है डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान दिखाई देता है, अर्थात डेवलपमेंट प्रोसेस की जो भी हमारी स्टेजेस है उस पर ये आइडेंटिटी क्राइसिस हमें दिखाई देता है। वाई आइडेंटिटी इज इम्पॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं कि आइडेंटिटी का होना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। Our personal identity gives each of us an integrated and cohesive sense of self that endures through our lives. Our sense of personal identity is shaped by our experiences and interactions with others. And it is this identity that helps guide our actions, beliefs, and behavior as we age. अब इरिक इरिक्शन ने स्टेजेस ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस बताई हैं। इन्होंने 8 स्टेजेस बताई है आइडेंटिटी क्राइसिस किस किस स्टेज में किस किस नाम से होता है। जैसे स्टेज फर्स्ट इन्होंने कहा ट्रस्ट, वाइस वर्सा मिसट्रस्ट, मीन्स एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। ऑटोनॉमी एंड ऑटोनॉमी, वाइस वर्सा शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव एंड गिल्ट, इंडस्ट्री, इन्फ्योरिटी, आइडेंटिटी, कंफ्यूजन, रोल कंफ्यूजन जिसे कहते हैं, इंटीमेसी एंड आइसोलेशन, जेनेटिविटी, स्टैग्नेशन, इंटीग्रिटी, वाइस वर्सा डिस्पेयर। ये 8 प्रकार की स्टेजेस इरिक्शन के द्वारा बताई गई है। The key idea in erection theory is that the individual faces a conflict at each stage। जो की आइडिया निकल करके इरेक्शन की साइको सोशल थ्योरी से निकल कर आया वो ये आया कि प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रत्येक स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट फेस करता है, विच मे और मे नॉट बी सक्सेसफुली रिजॉल्व विद इन दैट स्टेज। वो हो सकता है कि वो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर ले उस स्टेज पे, हो सकता है उस कॉन्फ्लिक्ट का वो रिजॉल्व नहीं कर पाए। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट उस पर्टिकुलर स्टेज में रिजॉल्व नहीं हो पाती है तो ये आगे वाली स्टेज में प्रभाव डालती है। प्रभाव डालने से तात्पर्य उसका व्यक्तित्व के विकास में ये हर्डल क्रिएट करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जानना आवश्यक है कि वो किस किस प्रकार से हर्डल उत्पन्न करती हैं। अब इसके एज के अकॉर्डिंग जो 8 स्टेजेस दिए हैं इरिक्शन ने, सबसे पहला स्टेज है इन्फेंसी टू 18 मंथ्स की स्टेज, अप्रोक्सीमेट
एज है इन्फेंसी टू 18 मंथ्स। यहाँ पर जो क्राइसिस जो बच्चे के अंदर डेवलप होता है वो होता है ट्रस्ट वाइस वर्सा मिसट्रस्ट। ट्रस्ट मीन्स विश्वास बनाम अविश्वास। ये क्राइसिस उत्पन्न होता है कि विश्वास करना है या विश्वास नहीं करना है। और इसके साथ ही प्रत्येक स्टेज में एक वर्च्यू भी डेवलप होता है। तो यहाँ पर ट्रस्ट और मिसट्रस्ट को हम ले सकते हैं कि जैसे जन्म से 1.5 वर्ष तक की अवस्था इसमें होती है। यहाँ पर दोनों ट्रस्ट और मिसट्रस्ट दोनों में वो फाइट कर रहा होता है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 5 महीने का बच्चा है, वो मम्मी की गोद में है और उसी समय कोई आंटी मम्मी से बात कर रही है, आंटी मम्मी से इंटरेक्शन कर रही है और वो बच्चे को गोद में लेना चाहती है। तो यहाँ पर बच्चा या तो चला जाएगा या बच्चा ये कोशिश करेगा कि वो ना जाए, अर्थात वो नहीं जाने वाली मीन्स एक्सप्रेशंस भी शो करेगा, मम्मी के साथ ज़्यादा झुकेगा। तो इसका तात्पर्य यह हो सकता है कि विश्वास करूं या ना करूं। विश्वास करता है तो चला जाता है, विश्वास नहीं करता है तो नहीं जाता है। तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस उस बच्चे के साथ रहा होगा, किसी अनजान व्यक्ति ने उसको गोद में उठाया होगा और हो सकता है कि किसी बात पर उसको डांट दिया हो। तो यहाँ पर उसके अंदर ये मिसट्रस्ट उत्पन्न हो गया है, अविश्वास हो गया है कि जो हर प्रत्येक अनजान जो व्यक्ति होता है वो सही नहीं होता है। तो पहली बात। दूसरा, इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, कभी कभी बच्चा जो है पेरेंट्स के साथ रहना पसंद नहीं करता है, वो केयर टेकर के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। क्यों? क्योंकि केयर टेकर से उसको समय पर खाना मिलता है, वो विश्वास करता है कि ये मुझे समय पर खाना देगी या ये मेरी केयर करेगी। और पेरेंट्स के पास समय नहीं रहता है, वो टाइम से उसको खाना नहीं देते। तो एक कहने का तात्पर्य कि क्राइसिस, कि वो ट्रस्ट करेगा या ट्रस्ट नहीं करेगा, तो वो मिसट्रस्ट करेगा, वो अविश्वास उसके अंदर उत्पन्न होगा। तो वर्च्यू जो डेवलप होगा वो वर्च्यू होगा कि उसके अंदर एक वर्च्यू होप का, उम्मीद रखेगा, वो होप का एक गुण डेवलप होगा। दूसरा है 18 मंथ्स टू 3 इयर्स। 18 मंथ से 3 ईयर के बीच में जो क्राइसिस, नेक्स्ट स्टेज में बच्चा गया, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के कंफ्यूजन को अगर वो दूर कर लेता है, को रिजॉल्व कर लेता है, तो हैप्पीली अगर वो सक्सेसफुली उसको रिजॉल्व करके आगे बढ़ता है, तो मीन्स उसका जो बिहेवियर का डेवलपमेंट है पॉजिटिव डायरेक्शन हो रहा है। अब 18 मंथ्स टू 3 इयर्स में ऑटोनॉमी वाइस वर्सा सेम एंड डाउट। यहाँ पर इस स्टेज में ऑटोनॉमी अर्थात उसको अपने काम खुद से करना देने की स्वतंत्रता देना, मतलब वो खुद अपने काम खुद करना चाहता है, चाहे उससे हो या नहीं हो। अगर वो नहीं कर पाता है या उसको नहीं करने दिया जाता है तो उसके अंदर एक शर्मिंदगी का भाव उत्पन्न होगा। शर्मिंदगी का भाव, शेम, वो अपने मीन्स शर्म, उसको संदेह उत्पन्न होगा, डाउट उत्पन्न होगा। तो जैसे बच्चा इस स्टेज में जो है अपनी चीज़ों को स्वयं करना चाहता है, वो अपने लेसेस खुद बांधता है, अपनी शर्ट के बटन खुद लगाना चाहता है, खुद नहाने की कोशिश करता है, खुद खाने की कोशिश करता है, चीज़ें उठाने की कोशिश करता है। अगर हम उसको ऑटोनॉमी देते हैं, खुद करने के लिए उसको प्रोत्साहित करते हैं, तो उसका नेचुरली उसका व्यवहार जो पॉजिटिव डायरेक्शन में डेवलप होता है। अगर हम उसको ऑटोनॉमी करने से रोकते हैं, उसको उसका खुद का काम वो करता है और उसको डांट देते हैं कि तुमने ये काम गलत कर दिया और यहाँ पर तुमने गलती कर दी, तो उसके अंदर शेम उत्पन्न हो जाएगा, संदेह उत्पन्न हो जाएगा, उसके अंदर शर्म उत्पन्न हो जाएगी। तो इससे उसके ये व्यवहार में उसके डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पर जो गुण उत्पन्न होता है, इच्छा शक्ति उसकी जागृत हो जाएगी, विल एक जागृत हो जाएगी यहाँ पर। तो वर्च्यू कौन सा डेवलप होगा? विल का। फिर नेक्स्ट स्टेज में आते हैं 3 इयर्स टू 5 इयर्स। 3 इयर्स टू 5 इयर्स की स्टेज में जो क्राइसिस उत्पन्न होता है वो इनिशिएटिव वाइस वर्सा गिल्ट का। इनिशिएटिव, ये इसको प्री स्कूल स्टेज भी कहते हैं, प्री स्कूल एज भी कहते हैं। यहाँ पर इनिशिएटिव मतलब यहाँ पर थोड़ा बढ़ के आगे बढ़ता है बच्चा, यहाँ पर वो अपने काम खुद करने की कोशिश करता है, वहाँ पे आगे बढ़ता है, इनिशिएटिव लेता है। इनिशिएटिव लेता है, खेल की योजना बनाता है, मना करने पर भी वो नहीं मानता है, बहुत से प्रश्न पूछने की उसकी जिज्ञासा रहती है। यहाँ पर इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी डेवलप होने लगती हैं, दूसरों के लिए भी वो काम करने की सोचने लगता है। इस तरह के गुण इसके अंदर विकसित होते हैं। अगर इनिशिएटिव लेने का उसको मौका दिया जाता है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में उसका व्यवहार डेवलप होता है। अगर ऐसा नहीं करने दिया जाता है तो वहाँ पर उसके अंदर गिल्ट, कि मैं, इट मीन्स मुझे इसलिए रोका जा रहा है कि मैं काम सही नहीं कर रहा हूँ, उसके अंदर गिल्ट पैदा होता है। तो निगेटिविटी उसके अंदर आती है, निगेटिव व्यवहार
फिर एक दूसरे डायरेक्शन में डेवलप होता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वो हर्डल का रोल प्ले करता है। अगर हम उसको सक्सेसफुली कर लेते हैं तो पॉजिटिव हमारे साथ 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 दो चीज़ें हो रही है, पॉजिटिव भी हो रहा है और निगेटिव भी हो रहा है। अगर सक्सेसफुली चीज़ों को कर रहे हैं, सक्सेसफुली उसको करने का मौका दिया जा रहा है तो उसका पॉजिटिव डायरेक्शन में बिहेवियर डेवलप हो रहा है। अगर उसको नहीं करने का मौका दिया जा रहा है तो उसका नेगेटिव डायरेक्शन में व्यवहार डेवलप होता है, जो कि आने वाले समय में और अधिक जो है उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जो वर्च्यू डेवलप होगा वो होगा पर्पज, उद्देश्य, मानवता की भलाई का उद्देश्य उसके अंदर डेवलप होगा। फिर आता है 5 ईयर्स टू 13 ईयर्स की एज की बात करते हैं। तो 5 ईयर्स टू ऑनवर्ड्स जब हम बात करते हैं तो ये स्कूल एज इसको कहा जाता है, स्कूल एज। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी क्राइसिस उत्पन्न होता है वो है इंडस्ट्री वाइस वर्सा इन्फियोरिटी। इंडस्ट्री मीन्स मेहनत करना और इन्फियोरिटी मीन्स हीन भावना उत्पन्न करना, यानी मेहनत बनाम हीन भावना को हम इस प्रकार से कह सकते हैं। वो यह इस स्टेज में मेहनत करना चाहता है और श्रेष्ठ बनने की कोशिश करता है। अगर वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की परिस्थितियां उसके सामने उत्पन्न ना हो जिससे कि उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो और उसका व्यवहार जो है, उसका जो विकास हो वो हीन भावना से ग्रस्त हो, जो कि बहुत अधिक फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सपोज इस एज में बच्चा जो है मैथ्स, अगर वो 25 साल तक मैथ्स से डर रहा है तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में उसको जो है स्टार्टिंग में उसको टोका गया हुआ, उसको बार बार रियलाइज कराया गया होगा कि तुम्हें मैथ्स नहीं आती, इतने एज के हो गए तुम्हें मैथ्स नहीं आती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उसके अंदर इन्फ्योरिटी डेवलप हो गई, हीन भावना। अब वो जो है अब अभी तक उसको इस स्टेज तक जो है मैथ्स से वो डरने लगता है। तो इस तरह से उसके अंदर कॉम्पिटेंसी का गुण वर्च्यू डेवलप होता है इस स्टेज में। एंड नेक्स्ट है 21 ईयर्स टू 39 ईयर्स। यहाँ पर क्राइसिस उत्पन्न होता है इस स्टेज में, इंटीमेसी वाइस वर्सा आइसोलेशन। ये जो आइडेंटिटी एंड कन्फ्यूजन 13 ईयर्स टू 21 ईयर्स का है। तो यहाँ पर ये एडोलेसेंट स्टेज होती है। यहाँ पर अगर आइडेंटिटी डेवलप हो जाए तो एक अच्छा सकारात्मक दिशा में उसका व्यवहार बन जाता है, नहीं तो रोल कन्फ्यूजन अगर रहता है, वो पहचान नहीं पाता अपनी आइडेंटिटी को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो कन्फ्यूजन में आगे इस स्टेज में दिखाई देता है। तो पहचान बनाम भूमिका जो हम कह रहे हैं यहाँ पर रोल कन्फ्यूजन, वह समाज के लिए काम करता है। किशोर की जो मतलब अपने आप को जानने की कोशिश करता है, पहचानने की, मेरी पहचान क्या है, लोग मुझे कैसे पहचानते हैं, मैं कामयाब इंसान हूँ या नहीं हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ नहीं। अगर ऐसी उसकी पहचान हो जाती है तो बैलेंस पर्सनैलिटी उसकी बन जाती है। अगर उसका इस तरह की उसको यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है तो वो मतलब हर फील्ड में रोल कन्फ्यूजन, उसे करना क्या है यही डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसको करना क्या है लाइफ में। वो कभी इस फील्ड को ऑप्ट करता है, कभी दूसरे फील्ड को ऑप्ट करता है, तो कहीं भी किसी भी फील्ड में स्टेबिलिटी उसके अंदर नहीं रहती है। तो ये आइडेंटिटी वाइस वर्सा रोल कन्फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो वर्च्यू डेवलप होता है वो है फिडिलिटी का, विश्वसनीयता का जो है गुण डेवलप होता है। नेक्स्ट है 21 ईयर्स टू 39 ईयर्स, इंटीमेसी वाइस वर्सा आइसोलेशन। ये स्टेज अर्ली एडल्टहुड की स्टेज होती है। यहाँ पर इंटीमेसी घनिष्ठता और अलगाव, दो तरह की चीज़ें हैं। घनिष्ठता मीन्स इस स्टेज में जो अर्ली एडल्टहुड के लोग होते हैं वो संबंध बनाना, या तो संबंध बनाते हैं, फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं, सक्सेसफुल फैमिली उनकी होती है, या फिर वो आइसोलेटेड हो जाते हैं, अलगाव हो जाते हैं। जैसे हम इस एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे, मिसाइल मैन थे, लेकिन दूसरी ओर वो आइसोलेटेड थे। मतलब आइसोलेटेड इन द सेंस कि रिलेशनशिप से वो दूर रहे, शादी से वो दूर रहे, फैमिली से वो दूर रहे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की चीज़ें हैं इंटीमेसी कि इस उम्र के युवा जो होते हैं या तो घनिष्ठता में रहना पसंद करते हैं, इंटीमेसी बनाना पसंद करते हैं, या फिर वो आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। तो इसमें जो वर्च्यू डेवलप होता है वो होता है लव का, हर एक से प्यार करने वाला वो होगा, इस तरह का जो गुण विकसित होता है। फिर 14 ईयर्स टू 65 ईयर्स की एज में जेनेटिविटी वाइस वर्सा स्टेग्नेशन। ये लेटर एडल्टहुड का पीरियड होता है। इसमें
इतनी उम्र के बाद भी जो है उनमें जनरेटिविटी रहती है, कुछ करने की एक ललक होती है कि अभी भी मुझे कुछ करना है, कुछ काम करना है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, दूसरों के लिए काम करना है, घर बनाना है, और मतलब बहुत सी उनके अंदर करने की जिज्ञासा होती है, प्रसिद्धि प्राप्त करनी है। और वहीं दूसरी ओर ऐसे भी हो सकता है कि स्टेग्नेशन आ जाए, जड़ता आ जाए, कुछ नहीं करना है। कुछ लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, स्टेज में रुक जाते हैं कि अब क्या करना है, अब तो हमने बहुत कर लिया, अब कुछ करने के लिए नहीं बचा है, नहीं। तो इस तरह से जड़ता भी आ जाती है इसमें। तो ये दो तरीके की एस्पेक्ट है यहाँ पर जो वर्च्यू डेवलप होता है वो केयर डेवलप होती है। और नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज 65 ईयर्स एंड अबव। 65 ईयर्स एंड अबव से जो एज होती है, ईगो, इंटीग्रिटी, वाइस वर्सा, डिस्पेयर। इसको इंटीग्रिटी इन द सेंस अहम बनाम निराशा जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर जो है लाइफ में लोग जो है ऐसा हो सकता है कि वो इंटीग्रिटी वाइस वर्सा डिस्पेयर, तो निराशा में चले जाते हैं, या फिर वो उन्होंने लाइफ को वो स्टैग्नेशन फॉर्म में ले लेते हैं, कुछ नहीं करना पूरी जिंदगी। यहाँ पर सोचते हैं कि उन्होंने क्या किया, जो भी मैंने किया क्या ये सही किया। अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो ठीक है, अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो उनके मन में बहुत से प्रश्न उठने लगते हैं कि मैंने अपना सारा जो है समय अपना वेस्ट कर दिया, मैंने अपने संतानों को पढ़ाया नहीं, अपने बच्चों को अच्छी गाइडेंस नहीं दी, और और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैंने काम सही से नहीं किया, तो इस तरह से जो है पूरी ज़िंदगी में क्या कर पाया आदि। तो इस तरह से जो वाले लोग होते हैं, ये जो होते हैं स्टेग्नेशन वाले लोग होते हैं, जो निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव बातों की ओर ध्यान देते हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते, वो वाली सोच इसमें उत्पन्न होती है। तो इस तरह से जो इसमें वर्च्यू डेवलप होता है वो होता है विजडम का वर्च्यू डेवलप होता है। तो ये 8 प्रकार की जो है साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी इरिक्शन के द्वारा दी गई। और इसमें इरिक्शन की इस थ्योरी के आधार पर कुछ क्रिटिस आलोचना भी की गई उनकी थ्योरी की, कि हर स्टेज के साथ एज जो बताई है वो बहुत रिजिड है, इस प्रकार से आलोचना की गई। और बताया गया कि जो स्टेग्नेशन की जो एज है, उस एज में हो सकता है कि इस वो वाली जो स्टेग्नेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पहले की इस एज में भी हो सकती हैं, ऐसा मतलब रिजिडिटी नहीं है कि उसी पर्टिकुलर एज में ऐसा हो सकता है। तीसरा ये बताया गया कि इरिक्शन की जो थ्योरी है इसमें कल्चर जो एस्पेक्ट है काफ़ी हद तक कल्चर को इग्नोर किया गया है, जबकि हम कहते हैं कि कल्चर भी कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार को, हमारे पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, इसमें बिल्कुल भी इसको इम्फेसिस नहीं किया गया है। और स्टेज 5th और 6th के जो स्टेज है इसमें देखा गया कि ये दोनों स्टेजेस मैक्सिमम लोगों में जो है ये स्टेज दोनों साथ साथ चलती है। तो कुछ इस तरह से क्रिटिसिज्म भी किया गया है, इसकी आलोचना भी की गई है। लेकिन हम जो हम समझ पाए इस साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी से वो यही था कि हमें एज ए टीचर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए एज ए पेरेंट कि बच्चों की हर स्टेज की जो भी क्राइसिस है उसकी क्राइसिस को, जो हर्डल्स उनके सामने आते हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए, और उनको दूसरी स्टेज की ओर बढ़ने के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में दूसरी स्टेज में बढ़ें, जिससे कि वो फिर दूसरी स्टेज की जो भी हर्डल्स फेस करते हैं उनको भी रिजॉल्व करें। इस तरह से जो उनका विकास हो सकारात्मक रूप से हो, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में उनका विकास हो। थैंक्स ऑल ऑफ यू।